अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है और ये सारी दुनिया जानती है, मानती है। इंटेलिजेंस का नेटवर्क हो या दिफाए अर्ज़ वतन, कायनात की तमाम सुपर पावर्स मानती हैं मदीना सानी की हैसियत रखने वाले मुल्क की फौज सबसे अफजल व बरतर है। पाकिस्तान की खाक से वाबस्ता हर शहरी पाकिस्तान के वजूद के निगहबानों पर फख्र करता है। पाकिस्तान आर्मी ने आज नाज़रीन एक और इंटरनेशनल टाइटल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान आर्मी ने मुसलसल तीसरी बार बरतानिया में होने वाला आलमी फौजी मुकाबला जीत कर दुनिया को बता दिया है कि न कोई था और न कोई है जो मादर वतन के इन ताकतवर सपूतों से बेहतर हो। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी में होने वाला ये आलमी पेस स्टिकिंग मुकाबला अपने नाम किया। ये वही फौज है नाज़रीन जिसकी इंटेलिजेंस से शिकस्त खाने का एतराफ़ दुनिया को उंगली पर नचाने वाला अमेरिका कर चुका है। बेशक यही वो फौज होगी जो ग़ज़वा-ए हिंद के बाद हक के रास्ते पर निकलेगी और दुनिया को मग़लूब करेगी। मैं आज एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान से मोहब्बत इसके इदारों से मोहब्बत है और इसके इदारों से मोहब्बत पाकिस्तान से मोहब्बत है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। कराची में मौलाना आदिल खान और उनके ड्राइवर को शहीद हुए 4 रोज़ हो गए हैं। उनके कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। 4 अफराद को हिरासत में ज़रूर लिया गया है। तफ्तीशी हुक्म बता रहे हैं कि ज़ेर हिरासत अफराद पर मुल्ज़िमान को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने का शुबा है। तहकीकाती इदारों ने ज़ेर हिरासत अफराद से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पुलिस ने मुल्ज़िम का एक खाका भी जारी कर दिया है। एक अहम CCTV फुटेज भी सामने आई है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान मौलाना साहब की गाड़ी की रैकी कर रहे हैं। गाड़ी दारुल उलूम कोरंगी में दाखिल हुई तो मुल्ज़िमान दरवाजे के करीब मोटरसाइकिल ख़राब होने का बहाना बनाकर रुक गए। जैसे ही मौलाना साहब की गाड़ी बाहर निकली तो मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान गाड़ी के पीछे गए। मौलाना आदिल की शहादत का मामला नाज़रीन मजीद संगीन होता जा रहा है। कल शाम उलमा कमेटी ने 48 घंटों के अल्टीमेटम ख़त्म होने के बाद जुमे को मुल्क भर में एहतजाज और पुरअमन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। इस केस में चंद गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या उलमा हड़ताल की कॉल वापस लेंगे? वफाकी और सूबाई हुकूमत उलमा से मुज़ाकरात के लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जाएगी? क्योंकि अगर नाज़रीन ये हड़ताल होती है तो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का भी खदशा है। 16 तारीख को ही एक तरफ ऑपोजिशन का पहला जलसा है, दूसरी तरफ उलमा की हड़ताल है। ऐसे में क्या करेंगे खान सरकार? बात करने के लिए मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे। अल्लामा हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। इसके साथ साथ कारी अल्लाह दाद मेरे साथ मौजूद होंगे, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। अब जो ये गिरफ्तारियां हो गई हैं तो उलमा कमेटी की जानिब से क्या ऐसा सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि कल की जो आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी हुई है पुरअमन एहतजाज की, वो वापस ली जा सकती है? सर असल में बात यह है कि ये आप ही की ज़बानी मैं सुन रहा हूँ कि 4 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन हमारी कमेटी के इल्म में या हमारे दीगर जो हजरात हैं, टीम के लोग हैं, उनको पता नहीं है कि 4 अफराद गिरफ़्तार किए या नहीं किए। अलबत्ता अखबारात में मैंने पढ़ा है उनके खाके बना लिए, और ये खाके मैं 10 साल की उम्र में था और उस वक़्त से मैं सुनता आ रहा हूँ। उन खाकों पर कभी कोई कार्रवाई मैंने नहीं देखा कि हुई हो। तो अब हड़ताल के बारे में तो हमारे साथ कोई ना कोई बातचीत हुई, ना कोई मुज़ाकरात हुए, ना हमारे साथ किसी ने कोई राब्ता किया। तो हम अब क्या फ़ैसला करें? हमने जो फ़ैसला किया हुआ है, हमारी कमेटी ने जुमे की हड़ताल की जो कॉल दी हुई है, हमारी सब लोगों से, ताजरों से और ट्रांसपोर्टरों से, उलमा से, दीगर तंजीमों से हमारी बातचीत हो भी रही है और हो भी गई है, कुछ से हो रही है। ठीक है। अब ताहिर अशरफी साहब भी साथ मौजूद हैं। सर आपने बात सुनी, कारी साहब की फरमा रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं सर, मुज़ाकरात भी इस तरह से नहीं हुए और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं या खाके बनाए जा रहे हैं वो भी उलमा कमेटी को नहीं बताया जा रहा है, इन लोगों को नहीं बताया जा रहा। टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए इनको पता चल रहा है। तो रिवायती तहकीकात तो हो रही हैं, रिवायती काम तो हो रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए असल में वो हो नहीं रहा है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, गुजारिश ये है कि हज़रत मौलाना कारी अल्लाहदाद साहब तो हमारे बड़े हैं, मैंने बाबा जी कहता हूँ, हमारे बुज़ुर्ग हैं।
आज मैंने सारा दिन सिंध हुकूमत के ज़िम्मेदारान से इस मामले पर उनसे मालूमात भी ली हैं, उनसे बातचीत भी की है और हमें उम्मीद है बड़ी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, उसके एहसान से कि मौलाना आदिल ख़ान साहब के जो कातिल हैं वो बहुत जल्द ना सिर्फ गिरफ़्तार होंगे बल्कि अपने इंजाम को पहुँचेंगे। अब से थोड़ी देर पहले भी मेरी सिंध हुकूमत के कुछ ज़िम्मेदारान से बात हुई है और तफसीलात मैंने ली हैं। जहाँ तक बात है पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है और मैंने कल रात भी कहा था कि सिंध हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स ये चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जो है, और ये तो बड़े अकाबिर हैं, पाकिस्तान बनाने वाले हैं, इनकी बड़ी खिदमात हैं, अमन के लिए सारी ज़िंदगी इन लोगों ने गुजारी है और इस शहर को, कराची को नहीं पूरे मुल्क को इन्होंने अमन दिया है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से जो भी ये कदम उठाएंगे वो ऐसा नहीं होगा जिससे इंतशार फैले। जहाँ तक मालूमात की बात है तो मैं ये बात समझता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मुमकिन है इन्वेस्टिगेशन करने वाले फिल वक्त जो है वो चीज़ें अभी शेयर ना करना चाहते हों, लेकिन और मीडिया से भी मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया के दोस्त भी बग़ैर तहकीक के चीज़ों को जो है वो ना फैलाएं। उससे नुकसान ये होता है कि अवामुन्नास का एक जहन बन जाता है कि फलां हो गया, फलां हो गया, और जब वो नहीं होता तो लगता है कि जैसे कोई कंप्रोमाइज़ या कोई किसी को रियायत दी गई है। तो मेरी जो अब तक की मालूमात हैं वफाकी वज़ीर दाखिला साहब से, सिंध की सूबाई हुकूमत से, ज़िम्मेदारान से, वो यही है कि मौलाना के कत्ल के मामले में बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है और मुस्बत सिमत में मामला जा रहा है। और अगर ये हजरात इनका एहतजाज हक है और क्यों ना एहतजाज किया जाए। इतना अलामा बड़ा साहब जो बात, अलामा साहब अभी जो आप खुद बात कर रहे हैं, उम्मत का, अलामा साहब बेशक हर किसी का एहतजाज सबका जमहूरी हक है, लेकिन आप जो अभी बात कर रहे हैं कि आपसे जो बात हुई है सिंध गवर्नमेंट के कुछ लोगों की, ऑफिशियल्स की, और आपको ये पता चला कि तहकीकात मस्बत पेशरफ्त हो रही है इसमें, तो सर यही सारी चीज़ों को लेकर क्या उलमा कमेटी से कोई मुज़ाकरात के बारे में वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत सोच रही है कि बहरहाल पुरअमन मुज़ाकरात हो, पुरअमन एहतजाज हो, धरना हो, कुछ भी हो, नुकसान तो बहरहाल पाकिस्तान का होता है सर? देखिए मेरा ख्याल है उस लेवल पर राब्ते मौजूद हैं और ये तो मैंने जैसे कहा, ये तो अमन वाले लोग हैं, इनसे बदअमनी की तो तवक्को ही कोई नहीं करता कि ये बदअमनी करेंगे। अभी मौलाना का जनाजे में लाखों लोग थे, उससे पहले रैलियां निकली, तो कहीं कोई एक पत्थर भी नहीं टूटा है। तो बाकी सिंध हुकूमत के ज़िम्मेदारान और हम सब हाजिर हैं, हर वक्त बातचीत के लिए हाजिर हैं। मैंने रात भी हज़रत मौलाना कारी अल्लाह दाद साहब से और कुछ दिगर हजरात से रब्ता किया था और मेरी मालूमात हैं कि सिंध हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के कुछ हजरात के जो कराची में बड़े उलमा मशाइख हैं, जिनमें खुद कारी साहब भी हैं, इनसे राब्ते मौजूद हैं। एक बात याद रखिए, हम सब का हदफ ये है कि मौलाना आदिल खान साहब के कातलों को गिरफ्तार होना है और उनको अपने इंजाम को पहुंचना है और इस मुल्क के अंदर से तौहीन और तकफीर के सिलसिले को बंद होना है। ये हम सब का एक हदफ है और इंशाअल्लाह हम उस हदफ पे पहुंच के रहेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं इस मामले में। ये बड़ी क्लियर बात है। अलामा साहब इसमें कोई शक नहीं है कि बदअमनी नहीं होगी, लेकिन ये जो हड़ताल की कॉल हो रही है, पुरअमन एहतजाज की बात हो रही है, उलमा काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से आप भी इसकी हिमायत करते हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि पुरअमन एहतजाज तो हर किसी का हक है। ये आवाज़ लगानी कि मौलाना आदिल खान साहब के कातलों को गिरफ्तार किया जाए, ये आवाज़ लगानी कि इस मुल्क के अंदर तौहीन और तकफीर का सिलसिला बंद हो, ये आवाज़ लगानी कि इस मुल्क को फ़िरका वाराना तशद्दुद में धकेलने वाले जो अनासिर हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचे, ये तो आपकी भी आवाज़ है, हमारी भी आवाज़ है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई कहे कि मौलाना के कातिल गिरफ्तार नहीं होने चाहिए? इतना बड़ा शख्स जिसने आलम इस्लाम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दीन की खिदमत की है, मैं किसके पास जाऊं, किससे कहूं? काश मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, आज भी ये हमारे बड़े हाथ जोड़ के कहता हूं उलमा से
कि दुश्मन चाहता है, दुश्मन अपना खेल खेल रहा है, वो इस्लाम का भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है। आप खुद भी अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करें। सिंध हुकूमत ने नालायकी की है, नाअहली की है, उसे सिक्योरिटी देनी चाहिए थी मौलाना को। आपके प्रोग्राम में मैं गुज़श्ता आपके टीवी पे हर जगह ये कह रहा हूं, उस नालायकी का इतना बड़ा खमियाजा हमने भुगता है। तो ये चीजें हमारी जो अमन के हवाले से, मुल्क के हवाले से, कौम के हवाले से, मुल्क के अंदर से फिरका वाराना तशद्दुद के खात्मे के हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है। और जहां तक राब्ते और मुज़ाकरात की बात है, मैं खुद इंशाअल्लाह ताला परसों आ रहा हूं कराची। वो तमाम उलमा जिनके बारे में आप जी 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 अशरफी साहब कंप्लीट कर लें, आप आ रहे हैं बात करने के लिए? कह रही थी बिल्कुल। मैं तो इनका तालिब इल्म हूँ जी। मेरे लिए ये सारे मेरे अकाबिर हैं, मैं तो इनके बरखुरदार हूँ। और मैं सबके पास जाऊंगा, सबसे हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, हमने इतना बड़ा नुकसान उठा लिया, आखिर ये सिलसिला रुकना चाहिए ना। अलामा साहब, आप वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर आ रहे हैं या जाती हैसियत में बात करने के लिए आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हम दोनों हैसियतों से हाजिर हैं। मुझे वजीर आजम साहब जो हैं वो इस मामले में लम्हा बलम्हा हर चीज़ की रिपोर्ट भी ले रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। गवर्नर सिंध से भी इस मामले में और इंतज़ामिया से भी हमारे साथ भी राब्ते में है। मैंने जैसे कहा कि कोई बोध नहीं है, कोई राब्ते में फुकदान ऐसी बात नहीं है कि जिसे हम कहें कि खुदा न खास्ता को ये एक तरफ खड़े हैं तो हम दूसरी तरफ खड़े हैं। हम सब का एक ही मकसद है कि मौलाना आदिल खान साहब के जो कातिल हैं वो गिरफ्तार हों और मुस्तकिल बुनियादों पर इस मुल्क के अंदर तौहीर का सिलसिला और फिरका वाराना तशद्दुद जिन चीजों से पैदा होता है उनके खात्मा जो है वो हम सब का मुश्तरका हदफ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक, अलामा साहब, यानी मौलाना आदिल के मामले पर विफाक भी, गवर्नर साहब भी, आप भी, तमाम लोग, सिंध हुकूमत भी, इनफैक्ट ये तमाम लोग कोऑर्डिनेशन में है। अलादाद साहब, मुज़ाकरात की अगर बात होती है, अलामा साहब आ रहे हैं, विफाकी की नुमाइंदा बनकर आ रहे हैं, मुज़ाकरात होते हैं, बात होते हैं, तो ये जो 48 घंटे का अल्टीमेटम आप लोगों का था जो कल ख़त्म हो जाएगा और जुमे को ये स्ट्राइक होनी है या पूरा हमने एहतजाज होना है, इसमें सर कोई गुंजाइश निकल सकती है? असल में बात यह है कि हमारी जो हड़ताल है जिसकी हमने कॉल दी है, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये हमारा कानूनी, शरई, अखलाकी हक बनता है। वो किसी ने कहा है ना कि मेरे खून के आंसुओं को वो समझ रहे थे पानी, उन्हें होश भी ना आया मेरी लुट गई जवानी। हमारा इतना कीमती असासा, कीमती आदमी, उसके बावजूद हमने सब्र के दामन को नहीं हाथ से छोड़ा। मुल्क के अंदर हमने अमन कायम किया है। हमारा एक एक तालिब इल्म जो है अभी तक वो खून के आंसू रो रहा है और हमारे आंसू पहुंचने के लिए हुकूमत का, इंतज़ामिया का कोई आदमी ना हमसे टेलीफोन किया है, ना हमारे पास आए हैं। हमें इस बात का दुख तो अपना, वो हमारे ज़ख्म अभी तक ताज़ा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जुल्म हम सहते रहें और मुल्क के अमन को हम कायम करते रहें, लेकिन उसके बावजूद भी, हम मजलूम होने के बावजूद भी हम अमन का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। और हमारी कई ताजरों से, कई तंजीमों से बातें हुई हैं, हम अमन को बरकरार रखेंगे, हम पुरअमन हड़ताल करेंगे। और अभी तक चूंकि हमारे साथ ना कोई बात हो, ये बात मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने सही कही है। रात मेरे साथ तकरीबन 1 घंटे तक गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है और वाकई ये मेरे लिए छोटे हैं और मुझे ये अपना बड़ा मानते हैं। और मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने भी मुझे टेलीफोन किया, उनसे भी मेरी बात हुई है। और खानपुर से मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती ने भी की है। मौलाना अब्दुल करीम नदीम, किस के नाम लूँ, पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े उलमा ने मेरे साथ रब्ता किया है। लेकिन हमारा भी मकसद और मंशा यही है जो ताहिर अशरफी साहब ने कहा है कि गुस्ताखान सहाबा जो भी रोड के ऊपर बाजारी जबान इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप अपने माँ बाप के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बात सुन लें आप। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हुकूमती मुज़ाकरात, ये इस तरह की कोई बात नहीं हुई, और दूसरी तरफ आप अशरफी साहब के बारे में बता रहे हैं कि उनसे रात आपकी गुफ्तगू हुई, तकरीबन 1 घंटा भी गुफ्तगू हुई। सर, विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से, मुआविन खुसूसी की हैसियत से ही तो बात कर रहे हैं वो आपसे।
नहीं, अब मेरी बात सुनिए। अशरफी साहब कोई हुकूमत नहीं है। अशरफी साहब हमारे तालिब इल्म हैं, हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं। हमने इस हैसियत से उनसे बात की है। अगर आप ताहिर साहब को हुकूमत समझते हैं तो मैं उनको हुकूमत नहीं समझता, उनका एक कारकुन, एक फर्द समझता हूँ। ये हुकूमत थोड़ी है। तो हुकूमत तो वो होती है जो काबीना होती है, जो वज़रा होते हैं। ये तो हमारा अपना साथी है, हमारा हमारा हमदर्द है, हमारा छोटा बच्चा है। इस तरीके से कोई मतलब है कि इसको हम हुकूमत ने हमारे साथ चूंकि राब्ता नहीं किया, सूबाई हुकूमत ने अभी तक हमारे साथ कोई सर राब्ता सर नहीं कौन किया। आए? ये कारी बात साहब आपके पास कौन आए ये मुज़ाकरात के लिए? कौन आए आपसे बात करने के लिए? को, कोई भी नहीं आया हमारे पास। सर आए कौन? आप चाहते क्या हैं? क्योंकि एक मुआविन खुसूसी अगर आए हैं तो आप कह रहे हैं नहीं कि नहीं, ये आपके हाँ तालिब इल्म है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हमारा तालिब तो इल्म, फिर इसको वो भी कौन आए इनकार नहीं सर? करेगा। नहीं, कौन आए? अब मैं क्यों कहूं कि मेरे पास वजीर कोई आए? आजम आए, ये वजीर तो आला उनकी आए, जिम्मेदारी है। नहीं, ये कैबिनेट के मेरा लोग आए नहीं, सर। ये नहीं, मतलब कारी ये कि साहब हमारा काम नहीं है कि हमारे पास कौन आए। हमारे पास जो सर, जिम्मेदारान हैं उनका कोई आदमी या उनमें से कोई आए, उसको हम कहेंगे। हम कुछ दावतनामा थोड़ी भेजेंगे कि हमारे पास आए, हमसे बातचीत करें। सही, ठीक है। अशरफी साहब आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कारी साहब की, शिकवा भी कर रहे हैं, आपने गुफ्तगू की एक नहीं, मुआविन खुसूसी की हैसियत से। जी 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 एक मिनट, जी मेरी जी। बात थोड़ी सी और भी पूरी होने दें। ये जो मैंने कहा है गुस्ताखान साहबा, इनको गिरफ्तार भी किया जाए और कानून भी बनाया जाए मुल्क का कि इस किस्म की हरकत करने वालों के लिए सजा भी मुतय्यन की जाए, कानूनी शक्ल भी सही, दी जाए और सरेआम इस बिल्कुल अंदाज ठीक, को अख्तियार करने की पाबंदी। मेरी बिल्कुल मेरी ठीक बात है। पूरी सुने। दूसरे नंबर पे डॉक्टर आदिल खान के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में खड़ा किया जाए और कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल ठीक है हमारा सर, मकसद यही है। बिल्कुल ठीक सर। बाकी आपका हमारी आपका किसी से आपका कोई ये लड़ाई मुतालबा नहीं, कोई बिल्कुल झगड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये मुतालबा है हमारे सामने। अशरफी साहब जैसे कि बात कर रहे हैं, बिल्कुल, अगेन वो और ये यही बात कर मुतालबा रहे हैं कि आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप एक तालिब इल्म ये की हैसियत से मुतालबा उनके पास टीवी गए, वाले भी तो कर क्या रहे आप हैं। तो क्या आप वजीर आजम साहब से, वजीर आला साहब से, कैबिनेट के लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मुज़ाकरात किए जाएं, बात की जाए? नहीं, हम क्यों रिक्वेस्ट करें? ये क्या मैं बात हुई कि अशरफी साहब जुल्म से भी पूछ हम रही हूँ सर। रिक्वेस्ट भी हम करते फिरें? वो जी, अशरफी साहब बात बात कर यह रहे हैं। है मतलब कि जुल्म भी किसी हमारे भी ऊपर हो मामले रहा है हाँ, और उनके दरवाजों पे हम झोली फैला के भीख मांगने जाएं। हम क्यों जाएं भाई? अलादाद साहब, अभी अलादाद साहब, अगर अगर जी अलादाद साहब, अभी मौलाना जी साहब जी से जी, बात कर मौका रही दे हूँ। दें मैंने तो आपकी बात पर उनसे सवाल पूछा, उनको जवाब देने दीजिए। जी अशरफी साहब। ठीक है, ठीक है। गुजारिश ये है कि देखें, तमाम मामलात का हल मुज़ाकरा ही होता है। किसी मामले का हल तो ये अगर मुज़ाकरात ना हो, और हमने यही सीखा है। अभी चूंकि सिंध हुकूमत को हमने आज, जैसे मैंने कहा, उनसे राब्ता किया है, उनसे तफसीलात ली हैं और सिंध हुकूमत के साथ हम राब्ते में हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो इन हजरात से राब्ता करे। मैं भी अभी उनसे कहता हूँ कि वो इन हजरात से राब्ता करे, लेकिन एहतजाज तो एक जमहूरी हक है, शरई हक है, पुरअमन एहतजाज। पुरअमन एहतजाज से रोकना, मैं समझता हूँ इसकी तो ना हमें आईन इजाज़त देता है, ना हमें कानून इजाज़त देता है। तो अगर कोई कानून से और अमन व अमान को ख़राब करे तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। जी बाकी मैं हफ्ते वाले दिन और जुमे की शाम को कराची आ रहा हूँ। जी हम जी। वहाँ सबसे मिलेंगे, इन हजरात से भी मिलेंगे, दूसरे मकातिब फ़िक्र के भी लोगों से अशरफी साहब, मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। अशरफी साहब यानी हड़ताल के हमारा बाद मकसद, मिलेंगे आप? देखिए गुजारिश ये है कि अगर सिंध हुकूमत ये बात समझती है और उन्होंने अगर अभी तक इनके साथ कोई मुज़ाकरात का दरवाज़ा नहीं खुला, तो हम उनसे आज बात करेंगे कि वो इन हजरात के साथ क्यों नहीं राब्ते में आ रहे हैं, क्यों नहीं। क्योंकि इनकी हड़ताल तो कराची की सतह की हड़ताल है जो इन्होंने कही है, मुल्कगीर हड़ताल नहीं है ये। सर सर, ना ही मुल्क कोई मुल्क भर में है ये रात भी मेरी जब अशरफी साहब, नहीं 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 मुल्क नहीं भर नहीं, में मेरी पुरअमन मेरी एहतजाज होगा। रात भी कारी मैं साहब से कंफर्म जो भी कर बात लेती हुई, हूँ, मैं कंफर्म भी कर लेती हूँ। कारी साहब ये हाँ कर सिर्फ लीजिए। कराची की हद तक है या ये मुल्क गिर एहतजाज होगा? ये हमारा पैगाम आम है, सलाह आम है यारान नुक्ता दा के लिए। हमारे गम में जो भी शरीक होगा,
कराची से लेके पेशावर तक, गिलगित तक, चित्राल तक, जो भी हमारे गम में शामिल होगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, वेलकम कहेंगे। बाकी हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हम मजलूमियत का इजहार कर रहे हैं। अगर जालिम के मुकाबले में मजलूम के साथ कोई खड़ा होता है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, हम उसको वेलकम कहेंगे, हम उससे मोहब्बत करेंगे, इसलिए कि हमारे गम में शरीक हो रहा है। क्योंकि हमारे पास कोई कानून या डंडा तो नहीं है, डंडा तो हुकूमत के पास होता है। ठीक है, वो ठीक है। मजलूमों पर यानी चलाए ये जो या 48 मतलब घंटे एक का जालिम के ऊपर अल्टीमेटम चलाए। खत्म हो रहा है, इसके बाद आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ये आज ये पुरअमन एहतजाज और ये जो हड़ताल है ये उसी सूरत में खत्म हो सकती है कि जब जो मुतालबात हैं और ख़ास तौर पर गिरफ्तारी है कातिलों के हवाले से वो पूरी हो जाती है, तभी ये एहतजाज खत्म किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। इस वक्त मुल्क में मसाइल का अंबार है, लेकिन सर फहरिस्त है महंगाई। वज़रा के बयानात, वज़ीर आज़म अहकामात सब बेसूद हैं। जीत फिर भी माफिया की है और ऐसे में अपोजिशन के जलसों का अहम नारा भी यही है कि वो अवामी मसाइल और महंगाई के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं। अब एक जानिब महंगाई में कमी के लिए एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन की ही एक बड़ी जमात सिंध में बरसर इख्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के ज़िला वसी के बचत बाजारों पर पाबंदी लगाई है और ये इकदाम उठाया गया कोरोना के बाइस। यानी महंगाई का रोना भी है लेकिन बचत बाजार भी कोरोना है तो फिर बंद करने। सिंध में कोरोना फैलने का खौफ भी है और जलसे करने के ख्वाहिशमंद भी हैं, ये फिर तसाद सामने आ जाता है। तो इसी पर बात करने के लिए मुझे मुर्तज़ा वहाब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको मुर्तज़ा। एक तरफ महंगाई में कमी का नारा है, दूसरी तरफ बचत बाजारों पर पाबंदी लगा रहे हैं। अगर लोगों का जमा होना वाकयातन इतना ही खतरनाक है तो फिर जलसा कैसे हो रहा है? देखिए, जो जलसा आम का इनेकाद किया गया है 18 अक्टूबर के हवाले से, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान की आवाम का इस वक्त सबसे बड़ा इशू है उसके हवाले से है। और वो सबसे बड़ा इशू जो है, जो पाकिस्तान की आवाम इस वक्त मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से नाला है, परेशान है, एक परेशानियों के भंवर में फंसी हुई है। उस भंवर से निकालने के लिए ऑपोजिशन की सियासी जमातें जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। देखिए, कोरोना वायरस भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ इस हवाले से बड़ा क्लियर था। और हम तो आज से नहीं 6 महीने से इक़दाम उठा रहे थे और हमारे इक़दाम के ऊपर यही वफाकी हुकूमत के लोग हमें ताने कसते थे। कहा जाता था कि लोगों के अंदर खौफ व हिरास क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे नहीं समझ आता कि हमारे किस अमल से लोग खुश होंगे। हम आवाम के इशूज को उजागर करते हैं, उससे वफाकी हुकूमत को प्रॉब्लम है। हम कोरोना वायरस के इशू के ऊपर बात करते हैं, उससे वफाकी हुकूमत को प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे 1 से कह रही है। मुर्तजा, इसमें कोई शक नहीं है जिस संजीदगी के साथ कोरोना वायरस के हवाले से आप लोग एक्टिव थे, वज़ीर आला साहब एक्टिव थे, लेकिन अब 6 मंथ्स की सिचुएशन के बाद जो मामला खुलता है सामने वो कुछ इस तरह से होता है कि पूरे इस वक्त स्कूल्स सही से खुले नहीं है, मुकम्मल तौर पर क्लासेस नहीं हो रही हैं, दूसरी तरफ बचत बाजार बंद हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ फिर जलसा भी हो रहा है। तो एक जानिब आप लोग पाबंदी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जलसा हो रहा है, ये दोनों सिचुएशंस एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखिए किरण, आपको कोरोना वायरस के हवाले से इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आपको भी समझने की जरूरत है कि कैसे आपको अब सरवाइव करना है इस हवाले से। और जो स्कूल के हवाले से मेरा पर्सनल ओपिनियन किरण, और मैंने रिकॉर्ड पे ये कहा था जब मैंने अपनी हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को स्कूल्स के हवाले से, खासतौर पे छोटे बच्चों के जो स्कूल्स हैं उनके हवाले से रिक्वेस्ट की थी कि स्कूलों को फौरी तौर पर नहीं खोला जाए। और जब हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू वफाकी हुकूमत के सामने गया तो वफाकी हुकूमत ने हमारी बात को नहीं समझा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब वो हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं जी कोरोना वायरस के ऊपर तो हमने जीत डिक्लेयर कर दी है, तो फिर सियासी सरगर्मियां स्टार्ट होती हैं। सियासी सरगर्मियां स्टार्ट होती हैं तो फिर वापस कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं। जो पिछले दिनों कोरोना वायरस की एनसीओसी की मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, उसके अंदर ये प्रपोजल आ रहा था कि जी लोगों के इज्तिमात के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो ये शो करता है कि वफाकी हुकूमत किस तरीके से परेशानी से दो चार है, उसको परेशानी लाहक है कि ऑब्वियसली यही बात मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने बचत बाजारों पर भी तो पाबंदी लगाई है ना, और रीजन इसका यही है कि मजमा ना फैले, मजमे की वजह से
कोरोना का स्प्रेड ना हो, तो किरण, फिर हमने जलसे में लोग जमा नहीं होंगे, वहां स्प्रेड नहीं होगा? किरण, हमने पूरे शहर के अंदर या पूरे सूबे के अंदर ये फैसला नहीं किया है। ये कराची शहर के एक जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर ने मुनासिब समझा कि कहाँ कहाँ इस चीज का फैलाव है, कहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एज दी एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट उसने अपनी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से फैसला कर लिया। लेकिन आप ये जो जलसे जुलूस की बात हो रही है, तो अब पाकिस्तान भर में आप देख सकते हैं वजीर आजम या वफाकी हुकूमत तो कहती आई है कि कोरोना वायरस पे हमने विक्ट्री डिक्लेयर कर ली है। तो ये दोहरा मयार तो नहीं हो सकता कि जब उनको खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, जब सिंध गवर्नमेंट कहती है कोरोना वायरस के हवाले से इक़दाम उठाने की जरूरत है, तो हमारी तस्दीक की जाती है, हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मैं इसीलिए आपको अगेन, जब आप कोरोना वायरस की बात करते हैं तो मैं आपको इसलिए इंडोर्स करती हूँ क्योंकि मैंने देखी है ये सारी चीजें, किस तरह से सिंध गवर्नमेंट ने संजीदगी का मुजाहरा किया है। बट अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आप लोग पाबंदी लगा रहे हैं, फिर जलसे जुलूस हो रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं वहां पर एसओपीज को किस तरह से फॉलो किया जा सकता है, कैसे स्प्रेड को रोका जा सकता है? ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये नामुमकिनात है। आपकी बात सही है किरण, ये बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन अब मैंने आपको बताया ना, दिस इज द न्यू वे ऑफ सर्वाइविंग नाउ। आपको मास्क की तलकीन करनी होगी, आपको, आप देख रहे हैं अब तो समाजी राब्ते शुरू हो गए हैं, और समाजी राब्ते शुरू करने में किरदार तो वफाकी हुकूमत का था। हम तो डे वन से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, जब वफाकी हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी और जब उन्होंने एक एक चीज को खोल दिया, तमाम चीजों को उन्होंने खत्म कर दिया, तो आप मुझे बताइए सियासी सरगर्मियां कैसे रुक सकती हैं? पाकिस्तान की आवाम ही किरण हमसे सवाल भी पूछती है कि जी महंगाई इतना बड़ा मसला है हमारे लिए, बेरोजगारी इतना बड़ा मसला है हमारे लिए, गैस बिजली की बंदिश हमारे लिए इतना बड़ा मसला है, तो अपोजिशन की सियासी जमातें अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रही इस हुकूमत की गलत पॉलिसीज को उजागर करने के लिए, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए? तो इसलिए आवाम की राय के ऊपर, आवाम की सपोर्ट में, आवाम के इश्यूज को उजागर करने के लिए सियासी जमातें जो है वो मैदान में आ रही हैं। इसमें कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है। मैं अगर सिर्फ आपसे पूछती हूँ, मैं मुर्तजा वहाब को पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, तो आप क्या समझते हैं, आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप बड़ी खुलकर बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं जलसे जुलूस के हवाले से कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए? किरण, जलसे जुलूस सियासी सरगर्मियां मुआशरे का हिस्सा है ना। आप मुझे बताइए इस वक्त मुआशरे में कौन सी चीज जो है वो बंद है? मैं ये सवाल वफाकी हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि जब वो उनका अपना मकसद होता है तो वो कहते हैं सिंध हुकूमत बंदिशें गलत लगा रही है, पीपल्स पार्टी साजिश कर रही है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो एक तरफ वो उन बंदिशों के खिलाफ है, वो कहते हैं सरगर्मियां होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट खुलनी चाहिए, ट्रेनें खुलनी चाहिए, एयरपोर्ट खुल जाने चाहिए, स्कूल कॉलेज दफातर खुल जाने चाहिए, सनतें खुल जानी चाहिए, मैरिज हॉल्स खुल जाने चाहिए। लेकिन जब एक सियासी जमात फिर अपनी सियासी इज्तिमात की बात करती है तो कहते हैं नहीं, इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो ये शो करता है दोहरा मयार वफाकी हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये शो करता है कि अच्छा, ये बैक टू बैक परेशान है इस वक्त। मुर्तजा, ये बैक टू बैक, क्योंकि दो जलसे होंगे, एक 18 अक्टूबर का होगा, गुजरावाला में 16 अक्टूबर का होगा, ये पीडीएम का पहला जलसा होगा। तो अगर वहां की सिचुएशन को मैं देखती हूँ, यहाँ पर तो ये पाबंदी और कोरोना और फिर जलसा चल रहा है, लेकिन वहां पर अगर पंजाब हुकूमत की जानिब से पकड़ दकड़ होती है तो फिर क्योंकि यहाँ पर भी आपका जलसा होना है, तो वहां के लिए क्या काफिले निकालेंगे और वो काफिले कैसे पंजाब पहुंचेंगे, उसके लिए भी पीपल्स पार्टी कुछ प्लान कर रही है? किरण, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने रेज किया, वो खुद आपने कह दिया कि अगर पकड़ धकड़ होती है, आप मुझे बताइए क्या एक जमहूरी रियासत के अंदर पकड़ धकड़ होनी चाहिए? अगर कोई सियासी जमात, कोई सियासी कारकुन अपने आईनी हुकूक की जंग लड़ने के लिए बाहर निकल रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आईने पाकिस्तान इस बात की इजाजत देता है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, और हम एहतजाज किस सियासी जमात के खिलाफ करें जो कि खुद एहतजाज की माहिर अपने आप को कहती थी, जिसने 120 रोज 25 रोज के लिए डी चौक के ऊपर धरना दिया था, जो वजीर आजम खुद कहता था कि जी इनको हम कंटेनर प्रोवाइड करेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, ये बाहर तो निकले। अगर उस सियासी जमात की हुकूमत पकड़ धकड़ कर रही है सियासी कारकुनान की, तो क्या ये अच्छा अमल है? ये शो करता है कि वो कह रहे हैं गैर कानूनी कुछ भी हुआ तो पकड़ धकड़ होगी। मुर्तजा, आप मेरे साथ ही रहिएगा, एक और भी बड़ा अहम मामला है नाजरीन, वो जरा मैं आपसे शेयर कर लेता साहब से इस पर सवाल करेंगे। हम नवाज शरीफ साहब को 11 महीने से पिछले उनके बारे में पूछ रहे हैं, क्या इलाज हो गया है, सर्जरी उनकी हो गई है, तबीयत उनकी कैसी है। यहाँ पाकिस्तान में भी एक ऐसे कैदी मरीज हैं जो 14 माह से अस्पताल में है। इल्जाम लग रहा है कि
उन्होंने एक टेस्ट भी नहीं करवाया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उन्हें वापस जेल भेजा जाए। सीनियर वकील मोहम्मद अली शाह ने ये हाई कोर्ट सक्खर बेंच में पिटीशन दायर की है। पहले जरा इस खबर की डिटेल्स के लिए साहिल जोगी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ, फिर मुर्तजा आपके पास आती हूँ। साहिल, जरा मुझे बताइएगा ये पिटीशन क्या है? देखें किरण, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इंसाफ अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का भी फैसला सुनाया गया है। दूसरी तरफ जो है पीटीआई रहनुमा ताहिर शाह की जानिब से जो खुर्शीद शाह के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटीशन दायर की गई थी, उस पर भी समाअत चल रही है। तो आज खुर्शीद शाह के खिलाफ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में ये पिटीशन दायर की है और उसमें ये बताया गया है कि खुर्शीद शाह 14 माह से जेर इलाज है NICVD अस्पताल में। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिला जवाज अस्पताल में जेर इलाज है, क्योंकि उसकी ना एंजियोग्राफी की गई है, ना एंजियोप्लास्टी की गई है, जहाँ तक कि ना एंजियो सर्जरी की गई है। तो इस हवाले से पिटीशन ने ये खदशा जाहिर किया है कि अगर इतनी ढील दी जाएगी खुर्शीद शाह को, तो खुर्शीद शाह प्लेटलेट्स कम होने का बहाना बनाकर मुल्क से फरार भी हो सकता है। लिहाजा पिटीशनर ने ये मुतालबा किया है कि खुर्शीद शाह को फौरी तौर पर जो है NICVD अस्पताल से जेल मुंतकिल किया जाए। पिटीशनर ने ये बताया है कि खुर्शीद शाह NICVD अस्पताल में अफसरान और कारकुनान से मुलाकात करता है और वहाँ पर मामला सारे चला रहा है, इसलिए वो बेहतर है और उसे फौरी तौर पर जेल मुंतकिल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा साहब। ये पिटीशन दायर हो गई है खुर्शीद शाह साहब के हवाले से, कुछ अपडेट्स दे सकेंगे? खुर्शीद शाह साहब की तबीयत कैसी है, उनके कौन कौन से टेस्ट, उनका इलाज वगैरह चल रहा है, क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वकील साहब वकील नहीं, वो डॉक्टर ज्यादा हैं कि उनको इतना पता है खुर्शीद शाह साहब की सेहत के हवाले से। देखें, खुर्शीद शाह साहब अदालती फैसले की वजह से इस वक्त NICVD में जेर इलाज है। ये फैसला जो है वो हुकूमत नहीं करती है, नैब का मुकदमा है और नैब की प्रोसिक्यूशन भी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट अंदाज से वफाकी इदारा चलता है। मैं समझता हूँ बेहतर ये होता कि वकील साहब ये पिटीशन फाइल करते कि 14 माह से एक ऐसे पब्लिक ऑफिस होल्डर को आपने पाबंदो सलासल रखा हुआ है जिसके खिलाफ फर्द जुर्म अभी तक आयद नहीं हो पाई। मुर्तज़ा, आप स्पोक्स पर्सन हैं, सीनियर रहनुमा हैं आपके खुर्शीद शाह साहब, इनकी तबीयत के बारे में, इनकी कौन कौन से प्रोसीजर्स हो चुके हैं, सर्जरीज कुछ हो चुकी हैं, कुछ इलाज मुआलजा हुआ है, ये बता सकते हैं? मैं आपको अगर मेरी पहली जो मैं बात कर रहा था मैं वो उसको ऐड कर लूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि बेहतर ये होता कि वकील साहब केस ये फाइल करते कि एक शख्स को जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहा है, 6-7 बार इलेक्शन लड़के कौमी असेंबली तक पहुंचा है, वजीर रहा है, ऑपोजिशन लीडर रहा है, उसको आपने किसी जुर्म के बगैर अदालत के थ्रू जेल में रखा हुआ है। नैब उसको प्रोसिक्यूट कर रही है, गलत तरीके से हिरासा करने की वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है। तो असल इम्पोर्टेंट चीज तो ये कि 14 माह से कोई जुर्म साबित नहीं हुआ उस शख्स के खिलाफ और आपने उसको ठीक है मुर्तज़ा, लेकिन अब ये नहीं किया गया ना, ये उन्होंने नहीं किया, जो उन्होंने कर दिया है उसका जवाब दीजिए ना कि कौन कौन से इलाज मुआलजा उनका हो चुका है, कौन सी सर्जरी हो चुकी है, क्या प्रोसीजर हो चुका है, ताकि क्लियर हो जाए मामला। NICVD एक कार्डियक केयर का इदारा है, तो नेचुरली उनको दिल के आर्जे में वो मुब्तला हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे एडमिटेड हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं और उनके जो ट्रीटमेंट इलाज वगैरह है वो तमाम चीजें हो रही हैं। मैं इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहूंगा किरण कि वो अगर इस वक्त अस्पताल में मौजूद है तो उनका रेगुलरली अदालत के जरिए वो ऑर्डर हुआ था कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। कोई हुकूमत उनको अस्पताल में मुंतकिल करने का फैसला नहीं किया था, तो ये भी अदालती फैसला है। मुर्तज़ा, अगर किसी का बाईपास भी होता है तो वो 4-5 दिन में आ जाते हैं, 14 माह से हॉस्पिटल में है, उनका कुछ न कुछ कोई ना कोई इलाज तो हुआ होगा ना, आप लोगों के पास डिटेल्स तो उनकी होंगी और बहैसियत सीनियर सियासतदान आप लोग उनकी खैर खैरियत तो मालूम कर रहे होंगे। अपने रिकॉर्ड को चेक कर लें कि वो 14 माह से नहीं है, पहले तो 3 माह तक वो नैब की हिरासत में थे, गैर कानूनी हिरासत में थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब नैब ने 90 रोज के बाद उनको अदालत में पेश किया तो अदालत ने उनको छोड़ने का हुक्म दे दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अपने जज का ये मौक़िफ़ था, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का,
ये कोई पीपल्स पार्टी की बात नहीं हो रही, सिंध हुकूमत की बात नहीं हो रही है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के मौजूद जज साहब ने जो ऑर्डर किया, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन क्या ये अच्छा होता है कि ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि उनकी ये इलाज चल रहे हैं या ये प्रोसेस में। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, साथ मौजूद है। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। वेलकम बैक उनसे अगेन जी। प्रोग्राम के आखिर में एक अच्छी खबर पर मैं बात करना चाहती हूँ। वादी कैलाश के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मैरिज एक्ट बनाने जा रही है, क्योंकि इससे पहले अगर आप लोगों के इल्म में हो, आप लोगों को याद हो, तो बहुत सी हॉरिबल खबरें पिछले 2 सालों में जो रिसर्च हुई, जो मालूम हुआ, वो सामने आती रही हैं। आप मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर ज़ादा साहब, जो कि एडवाइज़र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एक्ट आप लोग लेके आ रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, किस तरह से मामलात को आगे लेकर बढ़ेंगे, कानून साजी इस पर कब तक होगी सर? जी, सूबे खैबर पख्तूनख्वा में माइनॉरिटीज़ के फलाह बहबूद के लिए और ख़ासकर जो है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनकी तरक्की के हवाले से मौसर और मरबूत इक़दाम हम करने जा रहे हैं, जिनमें उनको कोटा दी गई है एजुकेशन में, जॉब्स में और हाउसिंग स्कीम और रोज़गार स्कीम की। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लेके आ रहे हैं। कैलाश कम्युनिटी जो है वो 2500 साल पुरानी एक यूनिक कल्चर और सकाफ़त रखते हैं। पाकिस्तान की वाहिद यूनिक कम्युनिटी है जिसको हम इंडिजिनस कम्युनिटी कह सकते हैं। और ये चित्राल के 3 वादियों में रहते हैं, वादी कैलाश, बुमरेत, रंबूर और बिरीर में। कैलाश की मजमूई जो तादाद है अभी पाकिस्तान बनने के बाद बढ़ के ये 4000 हो गई है। जब पाकिस्तान बना तो सर ये जो आप जो ये मैरिज एक्ट लेकर आ रहे हैं वज़ीर ज़ादा साहब, अब इसके बारे में जरा मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि पिछले दिनों जो रिसर्च रिपोर्ट्स सर सामने आई थी, ख़वातीन, कैलाशी ख़वातीन में खुदकुशियों के रुझानात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे सर। इसकी वजह मालूम कर सकें, क्योंकि खुदकुशी करने वाली ख़वातीन में बड़ी तादाद वो उन ख़वातीन की थी जो शादीशुदा थी, तो इसकी क्या वजह है सर? देखिए, चित्राल के अंदर ख़ुदकुशी की जो रुझान है काफ़ी हद तक है, लेकिन ये कैलाश के अंदर उस हद तक नहीं है जिस तरह और कम्युनिटीज़ में है, क्योंकि कैलाश में ख़वातीन को एक शादी करने की आज़ादी हासिल है और वो आज़ादी के साथ लव मैरिज कर सकते हैं। अभी जो हम मैरिज एक्ट लेके आ रहे हैं, इसमें कैलाश की जो एक कस्टमरी लॉ है, ट्रेडिशनल लॉ है, जिसमें वो एक सकाफ़ती तौर पे उसको फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन उसको कोई लीगल फ्रेम अभी तक नहीं मिला है। इंशाल्लाह अभी जो हम करने जा रहे हैं इसमें कैलाश की शादी के हवाले से, डिवोर्स के हवाले से, इसमें कैलाश की बड़ी ख्वाहिश है कि उनकी जो कस्टमरी लॉज है उनको एक लीगल फ्रेम उसको मिले और असेंबलियों से पास हो जाए, ताकि अदालतों के पास कैलाश के मामलात को उनके अपने मज़हब के मुताबिक, उनके रसूमात के मुताबिक फ़ैसला करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स हो। तो कैलाश के 74 कैलाश के नोटिफाइड 74 काजी से, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, उनके साथ इस सिलसिले में कई दफा मीटिंग हो चुके हैं। और कैलाश के लोग क्या है वो, उस एक्ट के बारे में मुझे बता दीजिए ना। वो अफराद जो बाहर से आते थे, आके लड़कियों से शादियां करते थे पर गायब हो जाते थे, क्या ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाएगा? इस तरह का भी कुछ उस एक्ट में शामिल होगा? इस एक्ट में है क्या? कैलाश की जो बच्चियां जिनकी शादी होंगी वो उनकी लाइफ जो है इस एक्ट बनने के बाद और मजीद वो सिक्योर होगा। सर इसमें शराइत क्या होंगी? जो लोग मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया, जो लोग बाहर से आकर शादियां कर लेते हैं और चले जाते हैं, भाग जाते हैं, उनके लिए क्या शराइत होंगी? किन शराइत की पाबंदी करनी होगी उन्हें? देखिए, कैलाश के अंदर तो ये अमूमन चित्राल से जो बाहर शादियों का रिवाज है वो ज़्यादा है। कैलाश के अंदर कोई इसी तरह का ये ट्रेंड ज़्यादा नहीं है। कैलाश में बाहर से आके बहुत कम ही शादी हुए हैं, और वो ये है कि शादी करने के बाद जो कैलाश के अपनी बच्चियां हैं वो कोई 14 साल में, 13 साल में वो कन्वर्ट होके शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अक्सर जो है उनको उनकी डाइवोर्स हो जाती है, वो फिर दोबारा आके उनके वज़ीर साहब साथ मौजूद थे। हालांकि कैलाश से ज़्यादा बड़ा मसला ये चित्राल में, जहाँ लोगों ने, ख़वातीन ने बहुत बड़ी तादाद में खुदकुशियाँ की है पिछले 2 सालों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने